हेलो फ्रेंड्स, आज हम इससे पहले वाले जो कैपिटल जो गेन वाला जो हमारा टॉपिक था पूंजीगत लाभ जो अंडर सेक्शन 45 उसके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है उसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से पूंजीगत लाभ का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन। तो इसके लिए है कि निम्न चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। जो कैपिटल जो गेन है मैंने आपको बताया था जो ये चार्जिंग सेक्शन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। जो हमारे जो भी आरपीएससी जो ऑब्जेक्टिव जो टाइप का जो क्वेश्चन पेपर लेती है उसके लिए जो इनकम टैक्स में तो चार्जिंग सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट मतलब आते ही आते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन को क्या करना है हमें मतलब याद करना है। इनमें है कि निम्न में से पूंजीगत लाभ का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। तो ये है 22, 28, 45 और 46 ये है। इसमें है अंडर सेक्शन 45। क्या है अंडर सेक्शन 45। अब इसमें आप पूछोगे कि ये जो 22 है ये किसका है और ये 28 है ये किसका है, 45 है ये किसका है और ये 56 है ये किसका है। ये भी जो इनकम टैक्स में है और ये 15 नंबर 15 भी होता है। ठीक है ना, ये 5 जो इनकम टैक्स के जो हेड होते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और ये जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये जो हम जो इसकी स्टडी करेंगे आगे भी। तो इसके ये चार्जेस सेक्शन है। ये पूछ किसका रहा है, ये कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ का चार्जेस सेक्शन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या आएगा अंडर सेक्शन 45। क्वेश्चन नंबर 2, धारा 45 के अनुसार निम्न में से कौन सी शर्त पूरी करनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल एज पर सेक्शन 45। इसमें कौन मतलब कि कैपिटल जो पूंजी है उसके लिए जो कैपिटल असेट्स है उसके लिए क्या कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती है। हमने जो फर्स्ट में पढ़ी थी कि उसमें जो हमने 4 चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कैपिटल असेट्स के लिए संपत्ति पूंजीगत संपत्ति होनी चाहिए। जो हमारी जो संपत्तियाँ हैं वो पूंजीगत होनी चाहिए, मतलब कैपिटल असेट्स होनी चाहिए। ठीक है। नंबर दी पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। सेकंड नंबर क्या था, जो हमारी जो पूंजीगत संपत्ति है उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए। नंबर 3 है कि हस्तांतरण पर लाभ या हानि होना चाहिए। याद है जो हमने पढ़े थे कि जो ट्रांसफ़र है उस पर पूंजीगत लाभ या पूंजीगत हानि होनी चाहिए। और नंबर 4 क्या है, जो पूंजीगत लाभ और जो पूंजीगत हानि थी उस पर क्या नहीं होनी चाहिए, एडजेप्शन। ये मैंने इंक्लूड कर दिया है कि हमें याद आ जाए, मतलब हमें याद होना चाहिए पूरा टोटल 4 जो हमारी कंडीशन थी वो कैपिटल असेट्स की। जो हमारे कैपिटल असेट 4 है कि लाभ हानि पर क्या नहीं होना चाहिए, एडजेप्शन नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें एडजेप्शन इसमें इस पे लाभ हानि पे जो पूंजीगत लाभ हानि पे एडजेप्शन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या आएगा, इसमें उपयुक्त सभी मतलब कि ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, इसमें 4th इसमें डी इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सभी संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां होती है खालिस्तान को छोड़कर, मतलब एडजेम्प्ट मतलब ये संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां होती है। कौन कौन सी संपत्तियां पूंजीगत संपत्तियां नहीं होती है। तो हमने जो पढ़ी थी 4 पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, मतलब भारतीय जो ग्रामीण कृषि भूमि, भारत की जो ग्रामीण जो कृषि भूमि है ना, इम्पोर्टेंट कृषि भूमि है जो ग्रामीण की भारत की, वो हमारे कैपिटल असेट्स नहीं होती है, इंक्लूड नहीं करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड मतलब व्यापारिक रहतिया, स्टॉक इन ट्रेड को भी हम मतलब कैपिटल असेट्स में शामिल इंक्लूड नहीं करते हैं। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, जो हमारे गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है उसको भी हम कैपिटल असेट्स में शामिल नहीं करते। वो नंबर 4 थी, याद करो, जो हमने इसमें इंक्लूड किया है जो पर्सनल मूविंग असेट्स थी। याद है जो पर्सनल मूविंग असेट्स थी उसको हम कैपिटल असेट्स में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन पर्सनल मूविंग असेट्स में जो ज्वेलरी थी, आर्टियोलॉजिकल जो कलेक्शन थे, जो मूर्तियाँ, चित्रकला, पेंटिंग, अदर कोई भी जो वर्क आर्ट थे उसको शामिल किया था पर्सनल मूविंग असेट्स में। लेकिन उसके अलावा जो भी पर्सनल मूविंग असेट्स है उसको हम शामिल इसमें कैपिटल असेट्स में नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या है कि पूंजीगत संपत्तियां होती है खालिस्तान को छोड़कर, मतलब कौन कौन सी पूंजीगत संपत्तियां नहीं होती है। तो उसके लिए इसका आंसर क्या होगा, 4th डी। निम्न में से किसे पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनड एज कैपिटल असेट्स, मतलब किस किस को पूंजीगत संपत्तियां मानेंगे। जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड पूंजीगत संपत्तियां थी, नहीं थी, क्या थी, नहीं थी। विंटेज कार
गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और निजी फर्नीचर। तो इसमें स्टॉक इन ट्रेड को पूंजीगत संपत्तियां नहीं मानी थी हमने, ठीक है ना। जो भारतीय कृषि भूमि, स्टॉक इन ट्रेड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को नहीं। पर्सनल फर्नीचर, पर्सनल मूविंग असेट्स, ये क्या है? पर्सनल फर्नीचर मतलब पर्सनल, ये मूविंग असेट, एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इसको भी हम कैपिटल असेट्स में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन वेंटेज कार है, इसको हम कैपिटल असेट्स में शामिल करेंगे। तो इसमें पूछा क्या है कि किसे पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा? किसी वेंटेज कार को, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे पढ़ते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूंजीगत संपत्ति नहीं है? जो भी ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हम करवा रहे हैं, ये आरपीएससी असिस्टेंट ऑफिसर के लिए जो इनकम टैक्स का जो 4th जो टॉपिक है कैपिटल गेन, तो उसके लिए जो पूंजीगत लाभ, वो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अलग से बनाए हुए, इसके नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे अगर आपको इम्पोर्टेंट अगर आगे भी अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स नोट में हमें लिख के देना, ठीक है। इससे आगे वाले भी टॉपिक को हम क्लियर करवा देंगे। हर सब्जेक्ट इसमें जो हमारे ऑडिट है, स्टैटिक्स है, जो हमारी जो जीएसटी है, जो भी फाइनेंशियल है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, टोटल हमारे पास मतलब पूरे नोट्स हैं। और इसको हम आपको आगे भी इसका सॉल्यूशन करवा देंगे, पूरी रिवाइज, पूरी स्टडी करवा देंगे इसके नोट्स के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, मतलब इसके क्वेश्चन हर नोट्स के मतलब इसको डिटेल में समझाया गया है, और फिर उसको डिटेल में समझाएंगे आपको, और फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसके लास्ट में हर टॉपिक वाइज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ठीक है, अब अपन 5 नंबर वाले क्वेश्चन को मतलब स्टडी करते हैं। निम्न में से कौन सी पूंजीगत संपत्ति नहीं है? कौन कौन सी पूंजीगत मूविंग एसेट्स नहीं है पूंजीगत संपत्तियाँ? पर्सनल बिल्डिंग, ग्रामीण रूरल लैंड और निजी मोटर कार। मतलब इसमें कौन सी पूंजीगत संपत्तियाँ नहीं? जैसे पर्सनल बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग क्या है? पर्सनल तो है लेकिन मूविंग असेट्स नहीं है, ये क्या है? फिक्स है, मतलब ठीक है ना। तो इसको शामिल नहीं करेंगे संपत्ति में, मतलब इसको शामिल करेंगे पूंजीगत संपत्ति में। रूरल लैंड मतलब ग्रामीण भूमि, देखो एक याद करो, भारतीय ग्रामीण कृषि भूमि, उसको हमने किसमें? कैपिटल असेट्स में शामिल उसको नहीं किया था। लेकिन ग्रामीण भूमि है, रूरल लैंड है, तो उसको हम कृषि भूमि में शामिल करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स। निजी मोटर कार, ये पर्सनल मोटर कार मतलब क्या है? ये पर्सनल मूविंग असेट्स है। क्या है ये? मूविंग असेट, मतलब मोटर कार को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसको हम जो पूंजीगत संपत्ति है उसमें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मतलब पूंजीगत संपत्ति में इंक्लूड नहीं करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो इसमें ये क्या आएगा? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी पूंजीगत संपत्ति है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल असेट्स, मतलब कौन सी पूंजीगत संपत्ति है? जैसे पर्सनल वॉच, पूंजीगत संपत्तियाँ, पर्सनल वॉच, निजी आभूषण मतलब पर्सनल ज्वेलरी, निजी मोटर कार, पर्सनल मूविंग असेट्स। आप देखो इसमें पूछा था पूंजीगत संपत्ति नहीं है, मतलब कैपिटल असेट्स नहीं है। जो ये मोटर कार है ना, ये पर्सनल जो मूविंग असेट्स है, इसको शामिल नहीं कहते ना पूंजीगत संपत्ति में। और ये पूछे पूंजीगत संपत्ति है, तो इसमें जो पर्सनल वॉच है, पर्सनल जो ज्वेलरी है, मोटर कार है, तो इसमें जो ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी मतलब कि जो देखो उसमें हम पर्सनल मूविंग असेट्स को शामिल नहीं करे थे। लेकिन उसमें जो 6 आगे जो हमने जो असेट्स बताई थी, जैसे ज्वेलरी बताई थी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन बताए थे, ठीक है। और हमने गिफ्ट बताई थी, जैसे मूर्तियाँ मतलब स्पेक्युलेचर बताए थे, और क्या बताई थी? ड्राइंग, पेंटिंग। तो उसको क्या करे थे हमने? पूंजीगत संपत्ति में शामिल करी थी। तो इसलिए पूंजीगत संपत्ति में क्या शामिल करेंगे? इसमें से पर्सनल ज्वेलरी को हम पूंजीगत संपत्ति, निजी आभूषण को शामिल करेंगे। तो इसमें पूछा भी यही है कि निम्न में से कौन सी पूंजीगत संपत्ति है, मतलब कि पर्सनल ज्वेलरी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी पूंजीगत संपत्ति है, मतलब कैपिटल असेट्स है? पर्सनल बिल्डिंग, निजी भवन, रूरल लैंड ग्रामीण भूमि, पेंटिंग। तो इसमें पूंजीगत संपत्ति कौन सी है? तो इसमें पेंटिंग को भी पूंजीगत संपत्ति मानेंगे, पेंटिंग को शामिल करते हैं 6 वाली उसमें जो असेट्स माने थे उसमें। रूरल भूमि, इसमें जो अगर भारतीय ग्रामीण कृषि भूमि आती है ना, तो उसको हम शामिल नहीं करते। लेकिन इसमें क्या रखा है? कृषि भूमि और भारतीय इसमें नहीं है, इसमें है ग्रामीण भूमि मतलब रूरल लैंड। निजी भवन, ये पर्सनल मूविंग असेट्स नहीं है, ये क्या है? मतलब कि इनमूवेबल है, मतलब कि ये जो निजी भवन पर्सनल जो बिल्डिंग है, ये पर्सनल मूविंग असेट्स नहीं है, इसलिए इसको पूंजीगत संपत्ति में शामिल, कैपिटल असेट्स में शामिल इंक्लूड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी पूंजीगत संपत्तियाँ नहीं है? व्यवसाय में प्रयुक्त मोटर कार, जो व्यवसाय में जो भी मोटर कार प्रयुक्त है उसको, मतलब और व्यवसाय में प्रयुक्त भवन,
कार्यालय उपकरण मतलब, तो इसमें क्या बोला कि पूंजीगत संपत्तियां नहीं है, तो व्यवसाय में जो प्रयुक्त मोटर कार है उसको क्या करेंगे, पूंजीगत संपत्ति मानेंगे। व्यवसाय में प्रयुक्त जो भवन है उसको भी पूंजीगत संपत्ति मानेंगे। कार्यालय जो मतलब कि ऑफिस जो इक्विपमेंट है उसको भी हम कैपिटल असेट्स मानेंगे। उसमें पूछा है कि पूंजीगत संपत्ति नहीं है, तो ये टोटल ही पूंजीगत संपत्ति है, तो इसमें ऑल ऑफ इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्तियां है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। इसमें दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्तियां मतलब कि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कौन सी है। लिस्टेड सूचीबद्ध अंश जिसे 15 माह के लिए रखा गया है, मतलब लिस्टेड शेयर होल्ड इज 15 मंथ। अब देखो याद करो, जो हमने 3 कैटेगरी में बांटी थी ना पूंजीगत कैपिटल असेट्स को, उसके अंदर जो लिस्टेड जो शेयर थे जो ए कैटेगरी के अंदर थे, मतलब 12 मंथ तक जो कैटेगरी थी उसके अंदर थे, तो वो अगर जो लिस्टेड जो शेयर है अगर 12 मंथ मतलब कि 12 मंथ तक अप टू होल्ड 12 मंथ है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, तो सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स होगा। और अगर 12 मंथ से मोर देन है तो उसको मतलब ये कितना दे रखा है मंथ, 15 मंथ, तो ये 12 मंथ से क्या है मोर है, तो इसको क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। अनलिस्टेड शेयर किस में थे, सेकंड वाले में। सेकंड वाले जो कंडीशन थी 24 मंथ वाली उसके अंदर थे अनलिस्टेड शेयर, तो इसके अंदर ये नहीं होगी, इसमें 24 मंथ तक होना चाहिए। लैंड बिल्डिंग भी वाली क्या थी 24 मंथ के लिए है, तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। लेकिन क्या ये कितना है 20 मंथ ही है ये, तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा, इसका आंसर आएगा ये फर्स्ट वाला। किसको क्या मानेंगे, क्योंकि लिस्टेड जो शेयर है ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी ना जो 12 मंथ की थी। आप अगर आपको इसका जो कैपिटल गेन वाला जो आपको चाहिए मतलब वीडियो, तो इससे आप जाके देख सकते हो, ठीक है, हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो उसके पहले हमने इसको डिस्क्रिप्शन मतलब पढ़ा दी, पूरी को डिस्क्राइब कर दिया पूरा, और अब इसके क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। यह है कि क्वेश्चन नंबर इसमें क्या आएगा, सूचीबद्ध अंश जिन्हें 15 माह के लिए रखा गया मतलब अप टू 12 मंथ से अधिक, तो उसको लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, असूचीबद्ध अंश लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होंगे यदि उन्हें रखा गया है, मतलब अनलिस्टेड शेयर्स, ये कौन सी कैटेगरी आ गई, सेकंड वाली कैटेगरी, जिसमें 24 मंथ तक है, तो जिसे रखा गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स किसे रखा गया, जो 12 माह तक मतलब कि 12 माह तक 24 माह तक 12 माह से अधिक, जो 24 माह से अधिक, तो 12 वाले में क्या थी कि 24 माह से है तब 24 माह तक मंथ तक है, तो उसको लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, और 24 माह से अधिक है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। तो इसे क्या रखा गया है, इसमें जो अनलिस्टेड जो शेयर है ये 24 कब इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स मानेंगे, इसको मानेंगे जब हमारे जो अनलिस्टेड शेयर है वो 24 माह से अधिक हो, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, डी। भूमि भवन क्वेश्चन नंबर 11, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स इज होल्ड फॉर मोर देन, भूमि व भवन LTCA मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होंगे यदि नहीं रखा गया है। भूमि भवन मतलब सेकंड वाली कंडीशन 24 वाली मंथ वाली, ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक है ये। तो इसमें भूमि भवन को रखा गया है, उसको कब मानेंगे LTCA मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, अगर उसको 24 मंथ तक रखा गया, उससे अधिक रखा गया है, तो इसमें क्या मानेंगे, मोर देन मतलब कितने से अधिक। ये इसमें दे रखा है 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ, क्या आएगा इसमें 24 मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्वर्ण आभूषण लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होंगे यदि नहीं रखा गया है, मतलब कि जैसे अदर जो आभूषण मतलब अदर स्वर्ण आभूषण मतलब अदर जो कैपिटल असेट्स थी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे इसको, ठीक है, 3 वाली कंडीशन में, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होंगे यदि नहीं रखा गया है। किसके लिए कितने में रखा गया है, मतलब 36 वाली मंथ वाली कैटेगरी, तो इसको मोर देन मतलब कितने से अधिक होगा तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स मानेंगे। इसमें 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ, तो थर्ड वाली क्या थी मतलब 36 माह मतलब मंथ से अधिक अगर है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स में शामिल करेंगे, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है कि असूचीबद्ध ऋण पत्र LTCA होंगी यदि नहीं रखा गया है, मतलब कि असूचीबद्ध अनलिस्टेड सिक्योरिटी किस में थी, इसमें वाले में बताओ किस में थी, ये थर्ड वाले में। तो फर्स्ट वाले में लिस्टेड शेयर, लिस्टेड सिक्योरिटी और ये क्या थे गोल्ड बॉन्ड और ये, तो उसमें क्या होती है उसके अंदर 12 मंथ। फिर सेकंड वाले में क्या थे अनलिस्टेड जो क्या थे शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, बिल्डिंग और लैंड, तो उसके लिए 24 मंथ वाली कंडीशन थी। और थर्ड वाले में क्या थी, जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी और जैसे कि इसमें डिवेंचर शामिल थे, ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसमें और इसमें अदर जो कैपिटल असेट्स थी वो शामिल थी 36 वाली मंथ की कैटेगरी में। तो ये बोला कि अनलिस्टेड सिक्योरिटी मतलब थर्ड वाली कंडीशन, तो उसमें क्या आएगा, श्योरेंट पत्र, अनलिस्टेड डिबेंचर्स। अनलिस्टेड सिक्योरिटी में क्या शामिल है, डिबेंचर्स। अनलिस्टेड डिबेंचर विल बी LTC इज होल्ड फॉर मोर देन, तो इस थर्ड वाली कंडीशन में क्या थी, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ। तो इसमें क्या आएगा, 48 मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पूंजी संपत्ति का उल्लेख किया गया है कैपिटल एसेट्स का, मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में पढ़ाया था जो कैपिटल गेन वाला, तो सबसे फर्स्ट यही बताया था कि एंटर जो सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ये बोला है कि कैपिटल एसेट्स वाला कितना था, अंडर सेक्शन 214, और 247 किसका था, ट्रांसफ़र का, और 47 किसका था, मतलब 247 था ट्रांसफ़र का, और 47 क्या था, ट्रांसफ़र जिसे नहीं माना जाएगा उसका, हम बताया था ना फ्रेंड्स। तो इसके लिए इसके बोले कि कैपिटल एसेट्स का जो चार्जिंग सेक्शन कितना है वो है 214, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 247 का ये कितना है, ये है जिसको ट्रांसफ़र माना जाएगा, और ये अगर 47 है तो इसको जिसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाए उसका मैंने बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये अगला जो इसमें सेट है इसका क्वेश्चन का, तो इसका 1 नंबर है कि हस्तांतरण का उल्लेख है, जैसे मैंने बताया, देखो चार्जिंग सेक्शन फिर आ गई, तो ट्रांसफर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसमें से ये क्वेश्चन पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है ज़्यादातर। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब तो ये आपको ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसको याद ही मतलब बहुत अच्छे से पहले इसको टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो, फिर टॉपिक को क्लियर करने के बाद आप इस क्वेश्चन आंसरों को मतलब सोल्व करो। हस्तांतरण का उल्लेख है, मतलब ट्रांसफर इज मेंट और नोट, मतलब हस्तांतरण का किसे कहते हैं, कैसे उल्लेख, कौन सी चार्जिंग सेक्शन है इसमें, तो हस्तांतरण मतलब 214 में कितना था कैपिटल एसेट्स का, तो 240, 217, 237, 247, तो हस्तांतरण में किसको शामिल करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 मतलब सेक्शन 247 हस्तांतरण में शामिल है। अब इसमें बता रहे हैं कि भाई ट्रांसफर में क्या क्या शामिल है, जो 247 है ट्रांसफर, उसमें क्या क्या शामिल है, तो उसमें शामिल है विक्रय मतलब सेल्स, ये अधिकारों का त्याग मतलब एक्सटिंग्विशमेंट, और ये रिलाइक्विपमेंट मतलब हस्तारों का हनन। जो हमने जो काफ़ी सारे पढ़े थे हस्तांतरण में क्या क्या शामिल होते हैं, उसको सभी को इसमें शामिल किया गया। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हस्तांतरण में शामिल है, देखो और आगे किसको और बना दिया इसका क्वेश्चन। हस्तांतरण में क्या क्या शामिल है, किसी कानून के अंतर्गत अधिकार, अनिवार्य अधिग्रहण मतलब कि कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कोई भी कानून के अंतर्गत अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है तो उसको ट्रांसफर में शामिल करेंगे। ठीक है, शून्य कूपन बॉन्ड का शोधन मतलब रिडम्पशन ऑफ द 0 कूपन बॉन्ड, ठीक है, उसका शोधन करेंगे, उसको भी ट्रांसफर में शामिल करेंगे। अचल संपत्ति पर कब्जे का अधिकार मतलब कोई भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर क्या कर रखा है, कब्जा किया है, तो उसको भी शामिल हमें हस्तांतरण में करेंगे। तो इसमें क्या शामिल है, उपरोक्त सभी, डी सॉरी। निम्न में से कौन सा हस्तांतरण नहीं है, हस्तांतरण में क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, उपहार में कोई अंतर्गत हस्तांतरण में, जैसे देखो हमने पढ़ी थी ना, जैसे कोई भी गिफ्ट हो, कोई भी वसीयत हो, या फिर कोई भी जायदाद हो, HUF का अनडिवाइड कोई भी बंटवारा हो, ये सभी क्या इसके अंदर आएगा, जो हम हस्तांतरण में शामिल नहीं करेंगे। तो हस्तांतरण में शामिल नहीं करेंगे, उसका चार्जिंग सेक्शन क्या है, अंडर सेक्शन 47। तो ये है कि उपहार के अंतर्गत हस्तांतरण में शामिल नहीं करेंगे। HUF का बंटवारा को हस्तांतरण में शामिल, ट्रांसफर में शामिल नहीं करेंगे। रिवर्स मोर्गेज के अंतर्गत अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम ट्रांसफर शामिल नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर का जो क्या है करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, उसको इन सभी को हम ट्रांसफर में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने आपको क्वेश्चन आंसर करवाई, ये आपको कैसे लगे ये आप कमेंट्स में आप लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा हस्तांतरण नहीं है, हस्तांतरण ट्रांसफर में कौन सा शामिल नहीं है 47 अंडर सेक्शन में, सोवरेन स्वर्ण बॉन्ड का शोधन मतलब रिडम्पशन ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। हमने देखो इंग्लिश कर और हिंदी दोनों की क्या कर रखे हैं, इसमें मिक्स क्वेश्चन कर रखे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी को देख सकते हैं। तो सोवरेन स्वर्ण बॉन्ड का शोधन और शेयर एक्सचेंज अंडर अमलगमेशन स्कीम मतलब एकीकरण स्कीम में अंशों का जो विनिमय करते हैं उसको भी हस्तांतरण में शामिल नहीं करेंगे। एकीकरण मतलब अमलगमेशन डीमर्जर, इसको शामिल मतलब कि ट्रांसफर में शामिल नहीं करेंगे। तो उसमें क्या आएगा उत्तर, इसमें उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हस्तांतरण है मतलब ट्रांसफर में कौन कौन सा शामिल करेंगे,
कन्वर्सन ऑफ द बॉन्ड इनटू शेयर, मतलब बॉन्ड और डिबेंचर को किस में कन्वर्जन करना, परिवर्तन करना, अंशों में परिवर्तन करना, उसको हस्तांतरण में हम शामिल क्या करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, इसको ट्रांसफर में शामिल नहीं करेंगे। इसमें पूछ रहा है कि हस्तांतरण में शामिल करेंगे। चलो आप एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अधिमान अंशों का समतोल अंशों में परिवर्तन, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्सन किस में करना, इक्विटी शेयर में। ऋण पत्रों का शोधन, आप देखो ऋण पत्रों का शोधन और उपरोक्त सभी। अब इसमें आंसर क्या होगा कि बॉन्ड अंशों, बॉन्ड और डिबेंचर्स का किसमें, शेयर्स में चेंज करना, तो उसमें हम ट्रांसफर शामिल नहीं करते। उसमें पूछा है ट्रांसफर शामिल है, मतलब 2/247 में ट्रांसफर में कौन कौन से शामिल है। अब इसमें ये तो ट्रांसफर शामिल नहीं होगा। अधिमान अंशों का समतल अंशों में परिवर्तन, ये भी ट्रांसफर में शामिल नहीं होगा। तो इसमें ऋण पत्रों का शोधन ये ट्रांसफर में शामिल होगा। ये उस कैटेगरी के अंदर नहीं था जो हमने पढ़ा था, जो इससे पिछले वाली वीडियो में था, उस कैटेगरी में ये शामिल नहीं था, ये वाला। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, मतलब ट्रांसफर में शामिल नहीं हो, ये दोनों ट्रांसफर में शामिल नहीं है और ये ट्रांसफर में शामिल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा ये हिलने का प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप एडजस्ट कर लेना। निम्न में से कौन सा हस्तांतरण है, कौन सा हस्तांतरण, मतलब हस्तांतरण में शामिल नहीं है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मतलब प्रिंट में मिस्टेक होगा, ठीक है। इसमें क्या है, हस्तांतरण में शामिल नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये है रुगन कंपनी द्वारा भूमि का हस्तांतरण, मतलब जो मैंने बताए थे, जो रुगन कंपनी, जो मतलब कि सिक्के इंडस्ट्री जो कंपनी है, उसका लैंड का अगर ट्रांसफर करें तो उसको हस्तांतरण में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। केंद्र सरकार द्वारा पेंटिंग हस्तांतरण, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, कोई भी आर्कियोलॉजिकल जो भी कलेक्शन है, इनका क्या गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को, ठीक है। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई कोई भी इंस्टीट्यूट को अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसको हस्तांतरण में शामिल नहीं करेंगे। वसीयत का हस्तांतरण, जैसे ज़मीन का, वसीयत का, उपहार, गिफ्ट का, ठीक है, और ये जायदाद का इसका अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसको भी ट्रांसफ़र में शामिल नहीं करेंगे। तो उसको ट्रांसफ़र में शामिल किस किस को नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र में शामिल नहीं करेंगे उपरोक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन नंबर 8, हस्तांतरण नहीं माना जाएगा यदि सहायक कंपनी अपनी का संपत्तियां हस्तांतरण करे, मतलब कि ट्रांसफ़र जो नहीं माना जाएगा। अंडर सेक्शन जो कितना है, अंडर सेक्शन 47, अंडर सेक्शन 47 में किसको संपत्ति क्या हस्तांतरण ट्रांसफर नहीं माना जाएगा यदि सहायक कंपनी, मतलब सब्सिडी कंपनी अपनी संपत्ति, अपने जो असेट्स सब हस्तांतरण करे, किसको करे, जब नहीं माना जाएगा 100% होल्डिंग कंपनी, 100% फॉरेन होल्डिंग कंपनी, 100% इंडियन होल्डिंग कंपनी, नन ऑफ द अबाउ। तो इसमें देखो मैंने बताया था कि ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा जिसको सब्सिडी कंपनी है वो अपनी जो होल्डिंग कंपनी जो 100% इंडियन होल्डिंग कंपनी, जो इंडियन बताया था मैंने, इंडियन को इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसमें फॉरेन भी दे रखा है, तो ये इसका आंसर करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, इंडियन होल्डिंग कंपनी को अगर